आज के इस वीडियो में मैं चार्ट या रिजल्ट के आधार पर ही बात नहीं करूंगा, बल्कि उन लोगों की बात भी करूंगा जो इंडिया बुल्स के शेयर में फंसे हुए हैं और जिनका पैसा यहां पे अटका हुआ है। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और उन कमेंट्स के मैं रिप्लाई करता हूं, और साथ ही मैंने जो कमेंट्स पढ़े थे उसमें ये भी देखने में आया कि कुछ लोगों ने 28 पे इंडिया बुल्स के शेयर को एवरेज कर रखा है, तो किसी ने 16 रुपीज़ पे एवरेज किया है, तो कोई ऐसा भी इन्वेस्टर है जिसने 200 रुपीज़ के प्राइस पे शेयर को एवरेज करके रखा है, यानी कि काफ़ी लंबे प्राइस पे ऊंचे दाम पे शेयर को बाय करके रखा है। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि काफ़ी लोगों ने इसे ऊंचे दाम पे शेयर को बाय करके रखा है, तो आगे उनको क्या करना चाहिए। और काफ़ी कमेंट भी आ रहे हैं, देखने में ये आ रहा है कि शेयर का प्राइस जो एक समय में 700 से 800 रुपये पर ट्रेड करता था, और आज जो शेयर का प्राइस है वो 9 या 10 रुपये के आसपास ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, कंपनी आगे क्या करेंगी, ग्रो करेंगी, या कंपनी के रिजल्ट आए थे, स्टॉक क्यों नहीं भाग रहा है, एफआईआई इस कंपनी के शेयर के अंदर पोजीशन बना रहे हैं, उनकी होल्डिंग बढ़ रही है, साथ ही प्रमोटर की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है। आखिर डेटा क्या कहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके सवालों के आंसर मिल सके कि आपको आगे क्या करना चाहिए। और आज का जो वीडियो है मैं आपके लिए एजुकेशन बेसिस पे बताने वाला हूं, किसी भी तरह का बाय और सेल का या पे रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, ताकि आप इस वीडियो के आधार पर आगे डिसाइड कर सके कि आपको आगे क्या करना है। तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ विवेक मालविया, स्वागत करता हूँ आपका स्टॉक बिज में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको स्टॉक के अंदर किस प्रकार से आगे चलना है। तो मैं दोस्तों मैं सच बताऊं, यहाँ पे तो मार्केट में सबसे मुश्किल चीज़ लॉस होना नहीं है, सबसे मुश्किल चीज़ है अनिश्चितताओं का होना, कि आगे क्या होगा, कि शेयर का प्राइस आगे बढ़ेगा या और ज़्यादा गिरेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे मैं आपको कुछ एक पार्ट में कुछ जानकारी बताने वाला हूँ जो आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि आज के इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आपको सच्चाई मिलेंगी, क्लियरिटी मिलेंगी और सोचने का सही तरीका मिलेगा, ताकि आप भावनाओं के आवेश में आके कोई भी फैसला ना ले और कोई भी पैनिक ना करे कि आगे आपको क्या करना है। तो हम यहाँ पे रियलिटी चेक कर लेते हैं। एक समय ऐसा था जब शेयर का प्राइस 700 रुपये और 800 रुपये के आसपास में ट्रेड करता था, और ये बात है तकरीबन सन 2018 के आसपास की बात है। और आज देखते हैं सन 2026 में शेयर का प्राइस जो है ये 9 रुपये 12 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि इतनी गिरावट क्यों आई है। तो सीधा साधा इसका जवाब है कि इसका जो बिजनेस है वो कमज़ोर हुआ, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस यहाँ पे गिरा और फाइनेंशियल कंसिस्टेंसी यहीं पे नहीं रही, इसलिए इस कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिली। अब इससे क्या सीख मिलती है कि प्राइस का हमेशा गिरना एक्सीडेंट नहीं होता, इसके पीछे जो है वो कारण होते हैं, और जो कारण है वो चार्ट पे हमें देखने में आते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो कारण को समझ नहीं पाते हैं। मैं बता दूं कि मैं हमेशा कहते रहता हूं कि चार्ट इज गॉड है। स्टॉक में कोई भी प्रॉब्लम है या कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, वो आपको चार्ट पे डेटा उसका आ जाता है, बता देता है। आपको चार्ट प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। इसे मैं हर व्यूवर से कहता हूं कि आप चार्ट के डेटा या स्टडी एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आगे आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या समझना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे कुछ एक पॉइंट है, उन पॉइंट के आधार पे आप समझिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपकी पूरी सहायता करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। मैं आपकी हर वो सहायता करूँगा जो मुझसे बन सकेंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न, कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेटा देखते हैं जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न का। अब प्रमोटर की होल्डिंग जो पहले ओनली 27% थी, वो प्रमोटर की होल्डिंग 27 से बढ़ के अभी 32% हो गई है। अब ये सवाल ये आता है कि प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ना यहाँ पे क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग तब बढ़ाता है जब वो कंपनी में अपना इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शेयर तुरंत भागेगा। कई लोग ये देख के शेयर में एंट्री कर लेते हैं कि प्रमोटर यहाँ पे होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, मतलब जरूर कुछ ना कुछ कंपनी में होने वाला है। लेकिन आप यहाँ पे पैनिक होके या फोमो बाइंग कर लेते हैं, और वही इन्वेस्टर यहाँ पे ज़्यादा फंस जाता है। अब दूसरी बात यहाँ पे देख लेते हैं, कमेंट ये भी आया था कि यहाँ पे एफआईआई होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तब एफआईआई का डेटा मैंने देखा तो उन्होंने एफआईआई ने अपनी जो इनकी होल्डिंग सन 2024 में या 25 में 0% थी, अब वो देखे तो 17 से लेकर 18% की एफआईआई ने होल्डिंग अपनी पहुँचा दी है। अब ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि एफआईआई जो है वो रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं। पहले वो रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट करते हैं। अब उनका जो टाइम होरिजन होता है वो लंबा होता है, वो 2 दिन 5 दिन 10 दिन की का टाइम होरिजन लेके इन्वेस्ट तो करते हैं नहीं, क्योंकि एफआईआईज है।
वो लंबा टाइम पीरियड लेके होल्डिंग करते हैं। अब इसमें यह सिग्नल नहीं होता कि यहाँ पे शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, ये किसी भी तरह की गारंटी नहीं दिखाता है कि एफआईआईज़ ने होल्डिंग कर ली इसका मतलब शेयर का भाव जो है वो अचानक बढ़ने लगेगा। आपको अपने दिमाग भी लगाना चाहिए और आपको सही डायरेक्शन का पता भी होना चाहिए कि चार्ट क्या कह रहा है। हमें चार्ट को पहले इम्पोर्टेंस ही देना चाहिए। एफआईआईज़ या प्रमोटर क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो बात की बात है, सबसे पहली बात है कि चार्ट क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि रिटेल का डेटा देखते हैं तो जो पब्लिक होल्डिंग है वो पहले तो 70% थी, अब पब्लिक होल्डिंग 70% से घट के 45% हो गई। अब ये सवाल एक महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि अक्सर जो रिटेलर होते हैं वो पैनिक में आके अपनी होल्डिंग बेच देते हैं। अब पैनिक में अपनी होल्डिंग उन्होंने बेची और इससे क्या हुआ कि उसमें जो इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने अपनी पोजीशन थी वो पकड़ के रखी, यानी उन्होंने पेशेंस रखा और यहाँ पे जो पब्लिक थी उनकी होल्डिंग बाय की, यानी एफआईआईज़ ने पब्लिक से होल्डिंग ली है। जो देखने को मिला अलग से तो उनके पास कोई डेटा नहीं आया, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बेची तो वही होल्डिंग जो थी वो प्रमोटर या एफआईआईज़ ने खरीदी और यहाँ पे जो था वो शेयर होल्डिंग का पैटर्न देखने को मिला। और शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न है वो ट्रेंड को दिखाता है, डायरेक्शन नहीं दिखाता कि डायरेक्शन क्या बनेगी। डायरेक्शन जो है वो आपको हमेशा चार्ट ही दिखाएगा कि शेयर की डायरेक्शन किस दिशा में शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है। अब फाइनेंशियल डेटा भी बता देता हूँ मैं इसका। जो फाइनेंशियल नंबर इसके आए हुए थे तो इसका प्रॉफिट जो था वो कंसिस्टेंसी नहीं रहा, जैसे इसका प्रॉफिट कंसिस्टेंसी चलना चाहिए था वो कंपनी का प्रॉफिट कंसिस्टेंसी नहीं चला। सेल्स स्टडी नहीं रही इसकी और साथ ही बिजनेस साइकिल में नहीं रहा, यानी कि जिस साइकिल में इसका बिजनेस चलना चाहिए था, एक साइकिल होता है कि इसमें बिजनेस आ रहा है, बिजनेस के पास से इसके पास पैसा आ रहा है, वो एक साइकिल चल रहा है, तो वो साइकिल यहाँ पे बिजनेस में देखने को नहीं मिला। अब ये सवाल यहाँ पे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मार्केट जो है वो फ्यूचर की अर्निंग पे चलता है, पास्ट प्रॉफिट पे नहीं चलता है। जैसे कि आगे ये देखने में आता है कि कंपनी किस प्रकार के रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाली है, उसको देख के जो है वो प्राइस रिएक्ट करता है। प्राइस ये देखता है कि आने वाले समय में कंपनी कुछ अच्छा करेंगी तो शेयर का प्राइस भी आगे ग्रो करते हुए चलने लगता है। अगर कंपनी ग्रो नहीं कर रही है तो शेयर का प्राइस जो है वो डिस्काउंट करता है और उसके बाद हमको शेयर के प्राइस में गिरावट देखने को मिलती है। अब यहाँ पे ये मतलब है कि कंसिस्टेंसी प्रॉफिट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मान लो कोई कंपनी कंसिस्टेंसी प्रॉफिट में चल रही है कि इसने इस क्वार्टर भी प्रॉफिट बनाया, पिछले क्वार्टर भी प्रॉफिट बनाया था, इस क्वार्टर भी प्रॉफिट बनाया और ये उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर में भी वो प्रॉफिट बनाने वाली है, तो ये डाटा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यही डेटा को देखते हुए जो शेयर है उसका प्राइस जो है वो रिएक्ट करते हुए चलता है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं तो बैलेंस शीट क्या दिखाती है कि इस कंपनी के ऊपर डेप्थ यानी कि कर्जा वो अभी भी मौजूद है और इसका रिटर्न रेशियो जो है वो कमज़ोर है। अब इसके कारण एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है कि डेप्थ ज़्यादा होने से यहाँ पे रिस्क बढ़ता है और लो ROCE का मतलब ये होता है कि कैपिटल एफिशिएंटली यूज़ हो रही है। मतलब ये है कि कंपनी कमाई कर रही है या सर्वाइव कर रही है, ये क्लियरिटी नहीं हो पा रहा और यही बात जो है वो बैलेंस शीट बताती है। अब यहाँ पे क्वार्टरली नंबर के ऊपर एक नज़र डालते हैं तो क्वार्टरली नंबर्स में यहाँ पे इंस्टेबिलिटी दिखाती है। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्केट स्टेबिलिटी को रिवॉर्ड करता है और अनिश्चितता को पनिशमेंट करता है। अब अनिश्चितता इसमें इसी प्रकार से देखने को मिली कि यहाँ पे जो कंपनी ने जो रिजल्ट में जो प्रॉफिट दिखाया है वो क्या दिखाया, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात बताई थी कि कंपनी ने प्रॉफिट किस प्रकार से दिखाया। एक्चुअली मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ, जब नवंबर दिसंबर में कंपनी का जो डीमर्जर हुआ था, 3 कंपनी थी, धानी सर्विसेज यानी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज और इंडिया बुल्स इंटरप्राइजेज, ये तीनों कंपनियों का आपस में मर्जर हुआ। मर्जर होने के बाद एक कंपनी बनी और साथ ही कंपनी ने ये घोषणा की कि याद डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज जो है वो 222 करोड़ के नए शेयर जो है वो मार्केट में लॉन्च कर रही है। ये डाटा सुनने में तो अच्छा लगा कि 222 करोड़ के कंपनी नए शेयर लेके आ रही है, लेकिन शेयर लाने के बाद कंपनी का यहाँ पे मूवमेंट क्यों नहीं बना, स्टॉक के प्राइस में क्यों नहीं आया, ये बात तो सब आ गई। तो यही उन्होंने डेटा बनाया और जब बनाया और पेपर पे बता दिया कि कंपनी ने प्रॉफिट किया, लेकिन बाकी कंपनी का जो
प्रॉफिट आना चाहिए था एक्चुअल, मतलब कि बिजनेस जो आना चाहिए था कैश फ्लो का बिजनेस नहीं आया। बाकी ये इन्होंने पेपर पे ही प्रॉफिट दिखा दिया, लेकिन मार्केट जो है वो चाहता है कि कैश फ्लो आप लेके आइए, आप कैश फ्लो लेके आओगे तो मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कैश फ्लो लाया नहीं, बाकी पेपर पे ही डेटा बता दिया कि कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है और वहीं पे स्टॉक को पनिशमेंट मिल गया। इसके ऊपर भी मेरे पास एक कमेंट आया था और मेरे वेरिएबल व्यूवर्स ने ये कहा था कि सब कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है, लेकिन स्टॉक का प्राइस गिर क्यों रहा है। तो यही उसका जवाब है। और यहाँ पे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है वो सारे सब्सक्राइबर मेरे लिए वैल्यूएबल है, मैं सारे सब्सक्राइबर की वैल्यू करता हूँ और जितने भी कमेंट्स आते हैं उन सारे कमेंट्स का मैं आंसर करता हूँ। अगर आपके भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर फंसा हुआ है कोई शेयर्स में, तो आप मुझे उस कमेंट्स करके जानकारी मांग सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको जानकारी पता चल सके कि आगे आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, आगे शेयर में क्या करना चाहिए, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सारे व्यूवर्स की समस्या जितने मुझसे जितने भी ज़्यादा हो सके मैं आपकी सारी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश कर सकूँ। अब हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं, मैं बता देता हूँ यहाँ पे कैश फ्लो की बात। तो अब कैश फ्लो की बात आती है तो कई साल से जो इसका कैश फ्लो है वो कमजोरी रहा। अब यहाँ पे कैश फ्लो प्रॉफिट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। अब इसमें आप समझिए कि जो प्रॉफिट है वो अकाउंटिंग से बन सकता है, यानी कि आपने एक अकाउंटिंग को लेके आए, अकाउंटिंग की टीम लेके आए और आपने यहाँ पे जो था वो प्रॉफिट बता दिया, जैसे कि मैंने बताया पेपर पे कंपनी में प्रॉफिट जो था वो बता दिया। लेकिन कैश फ्लो जो है वो बिजनेस से आता है, कंपनी कमाई करेंगी, कमाई करने के बाद कंपनी का कैश फ्लो जनरेट होगा, जब कैश फ्लो जनरेट होगा तो कंपनी की असली ताकत यहाँ पे बनेगी। अब कैश फ्लो ही जनरेट नहीं होगा तो कंपनी की ताकत कैसे आएंगी। तो सबसे पहले भाई तुम कंपनी को क्या करना चाहिए, भाई तुम प्रॉफिट मत बताओ पेपर पे, तुम कैश फ्लो तो लेके आओ। कैश फ्लो लेके आओगे तो कंपनी के शेयर में जान आएंगी, जब कंपनी के शेयर में जान आएंगी तो इन्वेस्टर का हौसला यहाँ पे मजबूत होगा, इन्वेस्टर शेयर खरीदेगा और शेयर का प्राइस आगे जाएगा। लेकिन आप कैश फ्लो ही नहीं लेके आ रहे हो कंपनी में, बस ले दे के कंपनी का नाम को बदल दे रहे हो, कभी इंडिया बुल्स इंटरप्राइजेस करते हो, कभी धानी, कभी याली डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस, तो कभी इंडिया बुल्स वेंचर कर दे रहे हो। ये क्या हो रहा है। अभी बाद फिर से कंपनी का जो नाम है वो इंडिया बुल्स लिमिटेड हो गया है। अब ऐसा करने से क्या मतलब है, अब केस पे लेके आएंगे तो यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब चार्ट एनालिसिस बता देता हूँ मैं आपको ताकि आपको हर एक बात क्लियर हो सके। सबसे पहले तो कंपनी जब मार्केट में लिस्ट हुई थी इंडिया बुल्स लिमिटेड, तब इसका शेयर का प्राइस जो ऑल टाइम लो है वो 3 रुपये 25 पैसे का इसका ऑल टाइम लो है। वहाँ से शेयर के प्राइस में धीरे धीरे करके तेज़ी बनी। अब तेज़ी बनने के बाद क्या हुआ कि शेयर का प्राइस जो था वो 700 रुपये से लेकर 800 रुपये के भाव में सन 2017-18 में पहुँच गया। 17-18 में पहुंचने के बाद वहां से यहाँ पे जो थी वो प्रॉफिट बुकिंग आई। अब जिसने भी 3 रुपये के भाव से शेयर खरीदा होगा, किसी ने 20 रुपये, किसी ने 50 रुपये, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 500 रुपये में शेयर खरीदा होगा। अब 700-800 रुपये गया भाव तो उन्होंने वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दी। फिर उसके बाद शेयर का भाव नीचे आया, नीचे आने के बाद ये 150 आया, 150 से वापस जंप होकर 300 पे गया। अब यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर था उसको लगा कि शेयर का प्राइस 150 से 300 गया, यानी कि वापस से ये 700-800 पे जा सकता है, क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर है वो पास्ट को देख के एंट्री लेता है, फ्यूचर को देख के एंट्री नहीं लेता। लेकिन हमें अगर शेयर मार्केट में किसी भी अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले हमें फ्यूचर देखना चाहिए कि आगे कंपनी का फ्यूचर क्या है। पास्ट डेटा को देख के कभी भी एंट्री नहीं लेना चाहिए। मोस्टली जो इन्वेस्टर है या रिटेल ट्रेडर है वो पास्ट डेटा यानी कि कुछ देखते हैं कि भाई शेयर का प्राइस 3000 था, अभी शेयर 10 रुपये 20 रुपये में मिल रहा है तो एंट्री ले लो। अगर आप इस प्रकार से एंट्री लोगे तो आप खुद को धोखा दे रहे हो। कोई स्टॉक अगर ऊपरी भाव से नीचे आया है तो उसके अंदर कोई ना कोई कमजोरी है जिसके कारण ही शेयर का भाव इतना डिस्काउंट हुआ है। जिस प्रकार से इंडिया बुल्स के स्टॉक में 700 रुपये 800 रुपये से प्राइस अभी 8-9 रुपये आ गया है या 10 रुपये के आसपास आ गया है, तो जरूर कोई ना कोई कमी इसके अंदर देखने में आई है। तो इस प्रकार के शेयर से आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि कंपनी के जो शेयर का चार्ट पे जो था वो ट्रेंड जो हुआ कमजोर हुआ, और ट्रेंड इसका मजबूत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि ट्रेंड के खिलाफ
जाना, ट्रेड लेना, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क की कैटेगरी में आता है। और अभी क्या है कि कंसोलिडेशन चल रहा है इस स्टॉक में। अब सवाल कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मार्केट डिसाइड कर रहा है और अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं है यहाँ पे कि स्टॉक कहाँ पे जाएगा, अप साइड में जाएगा या और डाउन साइड में जाएगा। ये डायरेक्शन जो है वो अभी क्लियर नहीं है। अब यहाँ पे हॉनेस्ट ट्रुथ में बताना चाहूँगा कि अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोई भी इंसान मार्केट का फ्यूचर 100% नहीं बता सकता। अब सवाल ये है कि एनालिसिस का क्या फ़ायदा, कि मैंने बता दिया कि यहाँ पे स्टॉक का जो प्राइस है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये कोई भी 100% नहीं बता सकता। तो यहाँ पे जो एनालिसिस है उसका क्या फ़ायदा है? तो इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे एनालिसिस जो है वो निश्चितता नहीं देता, बल्कि यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी बताता है कि आपको आगे क्या करना है। और इन्वेस्टर जो है वो प्रोबेबिलिटी पे ही चलता है, गारंटी या ट्रस्टेड बात पे नहीं चलता। कि और स्टॉक मार्केट में गारंटी किसी भी बात की नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है कि संभावना हो सकती है कि आने वाले समय में स्टॉक का प्राइस इतना जा सकता है या इतना हो सकता है, ये बात होती है। अब कुछ लोगों का ये भी जवाब होगा कि हम यहाँ पे शेयर को होल्ड करें या एग्जिट करें, और सबसे बड़ा सवाल यहीं पे आता है। अब इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। अब सवाल यहाँ पे आपको किस प्रकार से डिसाइड करना है, तो उसका जवाब है कि अगर आपके पास पैसे का छोटा हिस्सा लगा हुआ है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे पेशेंस रख के बैठ सकते हैं। अगर आपका पैसा बड़ा रिस्क में लगा हुआ है तो आपको यहाँ पे रिस्क को समझना जरूरी है, और निर्णय जो है वो आपको हमेशा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर ही लेना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ कि अगर मान लो कि आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल था और आपने 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में किया है, तो आपका जो रिस्क है वो मैनेजेबल है। लेकिन अगर आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अमाउंट था और आपने 70,000 रुपीज़ जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है, तब आपका जो यहाँ पे रिस्क है वो हाई रिस्क हो जाता है। इस प्रकार की गलती दोबारा ना हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको कुछ जवाब देना चाहूँगा। और इस जवाब को जब आगे आप ट्रेड लो तो आपको ये फॉलो करना चाहिए कि आपको डाइवर्सिफिकेशन फॉलो करना चाहिए। अगर आपने सारे पैसे किसी एक कंपनी में लगा दिए तो आप एक कंपनी में ना लगाइए, आप अलग अलग स्टॉक में, अलग अलग सेक्टर में आप पैसे का इन्वेस्टमेंट कीजिए, और डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। आप एग्जिट प्लान हमेशा रखिए, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए। अगर मान लो कि आपने कोई शेयर खरीद के रखा है तो आपका रिस्क होना चाहिए कि इस प्राइस के नीचे अगर शेयर का भाव हो गया तो मैं अपने शेयर को यहाँ से एग्जिट कर दूंगा और अपना रिस्क को मैं मैनेज करके चलूँगा। ये बात आपको डिसिप्लिन से फॉलो करना है और स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आपको इमोशंस के साथ नहीं जाना है। अगर आप इमोशंस के साथ जाओगे तो आपको यहाँ पे भारी लॉस हो सकता है। और एक बात और बताऊँ कि आपको ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। अगर आप ट्रेंड के साथ चलोगे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा, और अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो मार्केट आपको पनिशमेंट देगा। तो आप ट्रेंड यानी डायरेक्शन की दिशा में जाइए। अगर मार्केट अप डायरेक्शन में चल रहा है तो आप बाइंग साइड में रहिए, अगर मार्केट डाउन साइड में है तो आपको उस शेयर से दूर रहना चाहिए, उस शेयर में आपको एंट्री नहीं करना चाहिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हर एक इन्वेस्टर फंसता है और हर एक इन्वेस्टर से गलती होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट में कोई गलती नहीं करता है। मार्केट में हर एक ट्रेडर से, हर एक इन्वेस्टर से गलती होती है, और एक गलती एक नई सीख देती है। अब जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, और हमें तभी पता चलता है कि हमने मार्केट में क्या गलती की थी। अब हम आगे इस प्रकार की गलती नहीं दोहराते हैं, तभी हम मार्केट में आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अगर आपके पास भी होल्डिंग है तो आप कमेंट में दोस्तों होल्डिंग लिखिए। मैं आपकी हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, और आपको मैं हॉनेस्टली एनालिसिस देता हूँ। और आपको ऐसे हॉनेस्टली एनालिसिस चाहिए तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मार्केट में पैसा कमाने से पहले सोचना ज़रूरी है, सोचना चाहिए, और सही सोच आपको स्टॉक में ज़्यादा पावरफुल बनाती है। अगर आप सही दिशा में, सही डायरेक्शन में सोचोगे तो आप मार्केट में आगे बढ़ोगे। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या स्टॉक को बाय करने से पहले आप सही डायरेक्शन में सोचिए। आप ये सोचिए कि आप इस स्टॉक में कितना मुनाफा लेना चाहते हैं और मार्केट में आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आपने सही डायरेक्शन में सोचा तो आप सही दिशा में आप ट्रेड ले सकते हैं और सही आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट का हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिले। और अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मेंशन करें।
मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।